कि ईरान और इजरायल के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था 13 जून से, अब उस युद्ध को लेकर युद्ध विराम का ऐलान जो अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है युद्ध विराम का ईरान और इजरायल दोनों से बातचीत के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इस युद्ध विराम का सच क्या है और ये युद्ध विराम कब तक, इसको लेकर भी सवाल है। मिडिल ईस्ट में 12 दिन से चल रही जंग सीज फायर के दौर में पहुंच गई है। हालांकि बीच बीच में ऐसे बयान आ रहे हैं जो सीज फायर पर संदेह उठा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच सवाल ये सीज फायर की पहल किसने की, और इस पहल को लेकर ईरान की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। कतर पर बमबारी के बाद सीज फायर को मजबूर हुआ यूएस, ये ईरान दावा कर रहा है। ट्रंप के सीज फायर कराने पर ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। तनाव खत्म करने के लिए ट्रंप ने सीज फायर की भीख मांगी, ये ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। सीज फायर को लेकर किस तरीके से अमेरिका घुटनों पर आया, अमेरिका मजबूर हुआ, अमेरिका ने सीज फायर की भीख मांगी, ईरान की मीडिया ये दावा कर रही है। तो सीज फायर के बाद ईरानी मीडिया की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान कह रहा है कि कतर पर जिस तरीके की बमबारी ईरान ने की, उसके बाद सीज फायर के लिए यूएस मजबूर हो गया। कतर में जो अमेरिका का सैन्य बेस, वहीं पर ईरान ने बीती रात बमबारी की थी और इसी को आधार बताकर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका मजबूर हुआ, अमेरिका ने सीज फायर की भीख मांगी। कतर पर बमबारी के बाद सीज फायर को यूएस मजबूर। एक तरीके से ईरान जो है वो अपनी जीत का बड़ा दावा कर रहा है। عملیات موفق موشکی سپاه در پاسخ به تجاوز آمریکا و ایستادگی و همبستگی مثال زدنی مردم عزیزمان در دفاع از سرزمین آتشبس را به دشمن تحمیل کرد. شب گذشته تنها ساعتی پس از حمله موشکی موفق سپاه به پایگاه العدید آمریکا در قطر، ترامپ در ادعای التماسگونه خواستار آغاز آتشبس در جنگ تحمیلی دشمن صهیونی علیه کشورمان شد. این درخواست ترامپ بلافاصله پس از پاسخ موفق دیشب سپاه به حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشورمان مطرح شد. और विश्व युद्ध के बहाने पर खड़ी दुनिया में एक महीने के भीतर दूसरी बार सीज फायर हुआ है। एक तरफ इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के 12 दिन के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोहराम मचा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इजरायल ही नहीं, भारत का खौफ भी बना हुआ है। सुनिए। बैनुल अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं रही। ओआईसी एक दिखावा है, OI नॉट सी। सलामती काउंसिल 5 बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की मोनोपोली। पूरा अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असेंबली अमेरिका जब वो चाहें। अपने अंदर, हमारे अंदर सांप बैठे हुए हैं, उनको तो पहचाने। इस मुल्क को चाहते हैं कि हम लड़ते रहें आपस में, इसमें आग लगी रहे। फिर उम्मा को इल्तिजा करता हूं कि वो सही मानों में इकट्ठे होकर इजराइल, अमेरिका और भारत के अज़ाइम को नेस्तनाबूद करें। आज ईरान पर हुआ है तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। इंडिया हमारे साथ वाला मुल्क, वहां एक आम पार्टी का वज़ीर आज़म है, वो यकीन करता है इस दफा हम तुम्हें अंदर घुसकर मारेंगे, और वही हुआ, घर घुसकर मारा। शर्म आनी चाहिए इनको। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि जी हमने दुनिया किला फतह कर लिया है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके आप लोगों ने हाथ में पकड़ा दिया है, और यहाँ पर आप सियासतदान बने हुए थे। जनाब स्पीकर, हमारा हाल गजा से बदतर होना था। हमारा हाल इन तमाम मुल्क, क्योंकि आज दुनिया का जो रूल है वो है माइट इज राइट। आज इस मुल्क, इस दुनिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसके पास ताकत है उसको थप्पड़ लगाओ और उसके बाद कह दो कि आगे बात के बात कर लेंगे। अभी भी हिंदुस्तान एक अजीब सोच अपनाए हुए पाकिस्तान के खिलाफ। खुदा के लिए उनको एंगेज करें, उनके साथ बैठ के बात करें। हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। हिंदुस्तान हर लिहाज से हमसे 10 से 15 गुना ज्यादा ताकतवर और बड़ा है।
दिफाई लिहाज से भी हमारी और उनकी निस्बत तकरीबन यही है, ये पाक मूदी जंग थी। वो अकेले हिंदुत्व कार्ड खेल रहा था और एक सरकार पाकिस्तान पे हमला कर रही थी, उसकी जैसे मोदी की जंग और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, हमारे पाकिस्तान के 11 बजट जो हैं वो उसके एनुअल बजट के बराबर हैं और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हम दुनिया से चोरी करते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेटेड वर्जन्स, मूवीज फ्री में डाउनलोड करते हैं दुनिया जहान के डार्क वेब से। हमने पाकिस्तान को कौन सा ऐसा फ्यूचर दिया है जिस पे हम नाज कर सकें? और आइए जरा इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार सर, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरती टिक्कू जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पहले अशोक सज्जनहार सर से समझते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, ये युद्ध विराम का जो ऐलान किया गया है, ये युद्ध विराम परमानेंट है? जी देखिए, थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, सबसे पहले रोमाना बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं ये समझता हूँ जो ये युद्ध विराम चलेगा, क्योंकि मेरे विचार से जो भी इसमें मेन एडवर्सरीज थे, जो भी मेन इसमें प्रोटैगनिस्ट थे, चाहे अमेरिका है या इजराइल है या ईरान है, तो अमेरिका और इजराइल का मेरे विचार से अपने जो मंसूबे थे, उनके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे, वो उन्होंने काफ़ी हद तक उसको अचीव कर लिया है फॉर द टाइम बीइंग। और मेरे विचार से वो समझते हैं जो इसको अगर आगे चलाया जाए, युद्ध को आगे चलाया जाए, तो उससे उनको कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है इस समय। और जहाँ तक ईरान की बात है, तो ईरान को तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश कर दिया है, ज़्यादा ही डिग्रेड कर दिया है। ईरान के पास अभी इतनी शक्ति नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है जो वो इजराइल के विरुद्ध या अमेरिका के विरुद्ध कोई खास सख्त एक्शन वो ले सके। तो अगर वो वॉर को कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको अपने ऊपर और ही नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए मेरे विचार से उन्होंने यह ठीक कर निर्णय लिया है सभी देशों ने, जो इसको हमको युद्ध विराम करना चाहिए। और कुछ समय के लिए तो मैं समझता हूं जो ये युद्ध विराम जरूर चलेगा। आरती जी, आपका एनालिसिस? देखिए रोमाना, मुझे बहुत ही आशंका है कि ये युद्ध विराम जो ट्रंप ने डिक्लेयर किया है, क्योंकि पहले तो ट्रंप जो अनाउंसमेंट करते हैं कि सीज फायर हो गया और उनकी वजह से हुआ, उस पर ही बहुत बड़े सवाल है कि क्या वाकई दोनों देश जो है, इजराइल और ईरान, उनके पास भीख मांगने गए शांति के लिए। इसमें बहुत बड़ा मैं कहूंगी कि संदेह है। दूसरा ये कि जिस तरह से नेतन्याहू तो वॉर मॉन्गर है ही, और जिस तरह से उन्होंने लगातार रेजिम चेंज की बात करते आ रहे हैं, लगातार ये कहते आ रहे हैं कि ये जो सरकार, अयतुल्लाह की जो सरकार है, जब तक इसको नहीं हटाया जाएगा तब तक उनका ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश नहीं होगा। तो उनको तो बहुत ही परेशानी होगी कि वो रेजिम चेंज हुआ नहीं ईरान में, और उल्टा लगातार यूएस का अगर आप देखें, बेशक ट्रंप ने 3 स्ट्राइक्स की है इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, लेकिन वो स्ट्राइक्स में क्या वाकई ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस या ईरान का जो सिविलियन था, या अगर हम मानते हैं, इन लोगों की बात मानते हैं, ट्रंप की बात मानते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की बिल्कुल कगार पे थे, क्या वो वाकई वो फैसिलिटीज तबाह हुई है? उस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और उस पे भी मुझे लगता है कि नेतन्याहू बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होंगे, चूंकि उन्होंने मकसद बना लिया है अपनी पूरी पॉलिटिकल करियर जो जैसा उनका चला है, और पॉलिटिकल पावर की जो भूख है, उसमें वो लगातार इजराइल को मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस में एंगेज कर रहे हैं ताकि अपनी पॉलिटिकल पावर बची रहे। और जैसे ही अगर ये युद्ध समाप्त होता है तो नेतन्याहू के लिए बहुत मुश्किल होगी कि वो सीट पर बैठे रहे, क्योंकि वैसे भी नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारे करप्शन चार्जेस थे कुछ साल पहले, अगर आपको याद होगा। वो तो जेल जाने वाली सिचुएशन में आ गए थे, लेकिन अभी वो जिस तरह से बैठे हैं, वो सिर्फ
इसी वजह से बैठे हैं क्योंकि इजराइल जो है वॉर्स में घिरा हुआ है। पहले उन्होंने गाजा पे स्ट्राइक किया, चलिए ये तो हम मानते हैं और हम पूरी तरह से मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ कि आतंकवाद जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। अक्टूबर 7 पे जो अटैक हुआ इजराइल के खिलाफ वो बहुत गलत था और इजराइल की पूरा अपना अधिकार था कि वो उस अटैक को रिस्पॉन्ड करे और रिटेलिएट करे। उन्होंने जो भी किया, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स में जो रिटेलिएशन में इतने सारे लोग जो है मासूम बच्चे, लड़कियां, औरतें जो मारी गई और इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट हुई गाजा में, वो सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, चलिए हिजबुल्लाह भी आतंकी ग्रुप है, उनके खिलाफ भी उन्होंने ऑपरेशन किया, वो वहां पे भी अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। अगर वो सक्सेसफुल थे तो ईरान जाने की क्या जरूरत थी? अगर वो वाकई गाजा में सक्सेसफुल थे, लेबनान में सक्सेसफुल थे, यमन के जो हुतीज के खिलाफ आप जो बात कह रही हैं, जल्दी से एक रिएक्शन अशोक सज्जनहार सर का लेंगे। अशोक सज्जनहार जी, ईरान पर जो इजराइल की तरफ से पहले हमला बोला गया उसमें यही एनालिसिस सामने निकल कर आया क्योंकि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, हुती हो, हमास हो, वो बेहद कमजोर स्थिति में। ऐसे में ये सबसे मुफीद वक्त था इजराइल के पास ईरान को सबक सिखाने का या ईरान की जो परमाणु क्षमता है उसको खत्म करने का, और वो तो हासिल हुआ नहीं सर। उसको लेकर तो वो इफ एंड बट वाली स्थिति जिसका जिक्र अभी आरती जी भी कर रही थी, और दूसरा जो एक एम लेकर चला था इजराइल की, कम से कम जो आयतुल्लाह खमैनी हैं उनका खात्मा हो, ना वो हासिल किया, और इससे पहले ही अमेरिका की तरफ से ये युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया। तो सर इजराइल ने क्या हासिल किया? इस वक्त सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज जो है वो तो इजराइल की नजर आ रही है। जी बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए रुमाना। देखिए, मैं समझता हूँ जिस मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से इजराइल चला था उसने सभी अचीव कर लिए हैं। देखिए, उसने इस्फहान में जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर था उसको तबाह कर दिया है। नतांज में जो सेंट्रीफ्यूजेस थे सब तबाह हो गए हैं। उसके ऊपर औरदों के ऊपर जो बम गिराए गए हैं, जो GBU-57 गिराए गए हैं, उनसे ठीक है अब आगे चलकर मालूम होगा। किसी को ये नहीं था जो उसी समय पता चल जाएगा जो कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं नुकसान हुआ है, परंतु नुकसान काफी हद तक हुआ है। IAEA ने भी यही कहा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो जिस प्रकार का वहां पर धमाका हुआ है, तो ये जो इतने सेंसिटिव सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं उनको बहुत क्षति पहुंची होगी, बहुत हानि पहुंची होगी। तो मेरे विचार से उनका इजराइल का जो गंतव्य था, जो इसको नष्ट किया जाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट किया जाए, वो करने में काफी हद तक मेरे विचार से जितना उन्होंने सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा वो सफल हुए हैं। मेरे विचार से उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा जो अमेरिका इतनी आसानी से उनके साथ वहां पर उतर आएगा। आपको याद रखना चाहिए 1980 के बाद जब से ये ईरान की सरकार आई है, यहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुआ है, तब से इजराइल यही प्रयास करता रहा है जो किसी प्रकार से अमेरिका आकर उनके साथ मिल जाए ईरान के विरुद्ध, और वो करने में वो उसमें सफल हुए हैं। दूसरी बात, आपने कहा आयतुल्लाह खमैनी को हटाना, वहां से रेजिम चेंज। कभी इजराइल ने हमेशा ये कहा है जो रेजिम चेंज हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा गंतव्य वो नहीं है। अगर वो होता है तो उसे होने दीजिएगा, दैट इज अनदर प्लस फैक्टर एज फार एज दे आर कंसर्न, परंतु रिजीम चेंज ना तो उनका ना इनका। आखिरी बात अगर आप मुझे इजाजत देंगे, देखिए ईरान ने जो कतर के ऊपर जो हमला किया कल रात को, वो उन्होंने कतर को बताया हम यहाँ पर हमला करने वाले हैं, इतने बजे हमला करने वाले हैं, आपके जो सैनिक हैं सबको हटा लीजिएगा, आपके जो मिलिट्री एसेट्स हैं सबको हटा लीजिएगा। तो इसीलिए कोई नुकसान वहां पर नहीं पहुंचा। जो अभी रिपोर्ट दिखाई गई जो वो अपने घुटनों पर आ गया वगैरह, ये बिल्कुल वही बात है जो पाकिस्तान ने कहा था, जो भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटनों पर आ गया है, वही बात ईरान मेरे विचार से कह रहा अमेरिका के बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप ईरान की तरफ से, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है। ईरान कह रहा है कि ट्रंप ने सीज फायर के लिए कहा, ट्रंप कह रहे हैं कि शांति के लिए सीज फायर हुआ है, लेकिन सवाल वही बड़ा है कि आखिरकार सच क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि इस युद्ध से ट्रंप को आखिर हासिल क्या हुआ है।
दिन बाद आखिरकार दुनिया को एक और युद्ध से निजात मिलती दिख रही है। सोमवार की रात जिस युद्ध का क्लाइमेक्स ईरान ने अमेरिकी बेस पर दिखाया, उसका अंजाम अब सीज फायर से सामने आया है। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर सहमति का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध से अमेरिका को क्या हासिल हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला? क्या ईरान का परमाणु ठिकाना नष्ट कर पाए डोनाल्ड ट्रंप? क्या नोबेल हासिल करने की हसरत मन में रह जाएगी? और क्या अमेरिका की बादशाहत बरकरार रह पाई? इस जंग की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने में नाकाम रहा तो अमेरिका युद्ध के 11वें दिन इस जंग में कूद पड़ा और अमेरिका की इस जंग में एंट्री के साथ ही ये युद्ध अमेरिका वर्सेस ईरान हो गया। लेकिन कल देर रात सीज फायर के ऐलान के साथ ही बारूद की धमक अब कम पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि सवालों के जवाब अब भी बाकी है। क्या ईरान का परमाणु ठिकाना नष्ट कर पाए डोनाल्ड ट्रंप? 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका ने दावा किया कि इन ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया, जबकि ईरान ने कहा कि अमेरिकी हमला नाकाम रहा और उसके परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं पहुंचा है। दरअसल बंकर बस्टर बम से ईरान के सबसे अहम फोर्डो परमाणु साइट को नुकसान पहुंचाया गया। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आईं, उसमें 3 बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं। नई और पुरानी तस्वीरों से परमाणु केंद्र को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसने संभावित हमले को देखते हुए यूरेनियम भंडार को यहां से पहले ही शिफ्ट कर दिया था। सैटेलाइट तस्वीरों में भी 19 जून को फोर्डो परमाणु ठिकाने के बेहद करीब ट्रकों की कतार देखी गई और 20 जून को यही ट्रक यहां से दूर जाते दिखे। मतलब ये निकाला गया कि हमले से 1-2 दिन पहले ही ईरान ने यूरेनियम को शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि उसे हमले की आशंका हो गई थी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा किया गया है कि तीनों न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं, जिसका दावा ट्रंप कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, ईरान में जिन ठिकानों पर हमने हमला किया वो पूरी तरह से तबाह हो गए और ये बात सब जानते हैं। सिर्फ फेक न्यूज ही कुछ और कहेगी ताकि जितना हो सके हमारी छवि को खराब किया जा सके। कुल जमा तस्वीर ये है कि ट्रंप का ये हमला और उसका असर सवालों के घेरे में है। क्या नोबेल हासिल करने की हसरत मन में रह जाएगी? एक तरफ नोबेल की हसरत और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खतरनाक बम को ईरान पर गिराना। ये दोहरा चरित्र ट्रंप ही दिखा सकते हैं। खुद को शांति दूत बताकर अपनी पीठ थपथपाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की शायद सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। हाल ही में अमेरिका के बुलावे पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका गए, जहां उनकी खूब आवभगत भी हुई और इस आवभगत को पाने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने शांति का अगला नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिए जाने की वकालत तक कर डाली, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नोबेल पीस प्राइज मीम की बाढ़ आ गई थी। ट्रंप नोबेल हासिल करने के लिए अपने किए काम की लिस्ट भी गिना देते हैं। You could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords. लेकिन ये भी कहना नहीं भूलते कि उन्हें तो नोबेल मिल नहीं पाएगा। They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. ट्रंप की इसी नाउमीदी को पाकिस्तान हवा दे रहा है। शहबाज सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम के प्रस्ताव को खुद नोबेल पीस पुरस्कार देने वाली कमेटी को भेजा था और भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का श्रेय भी डोनाल्ड ट्रंप को दिया था। हालांकि ईरान पर हुए अमेरिकी हमले के बाद आसिम मुनीर खुद फंस गए और ईरान पर हुए अमेरिकी हमले के बाद उन्हें अमेरिका की निंदा करनी पड़ गई। क्या अमेरिका की बादशाहत बरकरार रह पाई? 34 साल बाद अमेरिकी सेना पर किसी देश ने हमला किया है।
कतर में अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने पर कल देर रात ईरान ने मिसाइलें दागी। इससे पहले 1991 में इराक ने हमला किया था। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और बीती रात ईरान ने उसका बदला भी लिया। कतर, इराक और सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी। ईरान के हमले के बाद दुनिया ये मान रही थी कि अमेरिका बड़ा पलटवार करेगा और दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ेगी, लेकिन अमेरिका की खामोशी के बाद सवाल उठता है कि क्या एक हमले के बाद दुनिया का दादा बैकफुट पर आ गया? आखिरकार अमेरिका का रुतबा भी घटा। ये बात दुनिया जानती है कि पिछले 46 बरस से ईरान की इस्लामिक सत्ता अमेरिका की आंखों में खटक रही है। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी हो या फिर मौजूदा सुप्रीम लीडर खामेनेई, अमेरिका के लिए जानी दुश्मन रहे हैं और उसी ईरान ने अमेरिकी बेस पर सीधा हमला बोल दिया, जिसके बाद युद्ध विराम हो गया। ईरान के अमेरिका पर हमले की वजह से भले युद्ध विराम नहीं हुआ हो, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं कि इतना सब कुछ करके ट्रंप को क्या हासिल हुआ। और देखिए, इजरायल ने 3 घंटे बाद अपना एयर स्पेस खोला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरानी मिसाइल हमले के बाद एयर स्पेस बंद कर दिया था इजरायल ने। इमरजेंसी उड़ानों के लिए इजरायल ने अब अपना एयर स्पेस खोला है। ये बड़ी खबर है। इजरायल ने 3 घंटे के बाद अपना एयर स्पेस खोल दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इससे कहीं ना कहीं अब ये माना जाएगा कि तनाव जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हम। हमारे साथ दोनों खास मेहमान आरती टिक्कू जी मौजूद हैं, अशोक सज्जनहार सर मौजूद हैं। आरती जी का रुख करते हैं। आरती जी, इससे पहले जो इजरायल की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब युद्ध विराम का ऐलान तो हो गया है, लेकिन ईरान तो बाजी नहीं आ रहा है, वो एक के बाद एक मिसाइल दाग रहा है, और फिर हम देखते हैं कि ईरान की तरफ से बयान दिया जाता है कि ईरान ने अपने समय के मुताबिक 7:30 बजे, वो कहता है कि हम 7:30 बजे से अब युद्ध विराम का पालन कर रहे हैं। ऐसे में अब इजरायल ने अपना एयर स्पेस भी खोला है इमरजेंसी फ्लाइट्स के लिए। मतलब स्थिति थोड़ी सी सामान्य होती हुई अब यहां से नजर आ रही है। देखिए, अभी बेशक दोनों ने सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी संकेत दिखाता है कि इजराइल के जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और इजराइल की जो बहुत ही मंशा थी कि रेजिम चेंज भी हो, न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक भी हो, और उनको अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। और ये बात तो तय है कि अमेरिका के सपोर्ट के बगैर नेतन्याहू नहीं जीत सकते हैं, कोई भी जंग नहीं जीत सकते हैं। लगातार उनको अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है, डिफेंस में भी, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी। तो अभी जो ये दिख रहा है कि अगर इसमें सीज फायर लागू होता है अच्छे से और इफेक्टिव रहता है, तो ये यही दिखाता है कि इजराइल को भी कहीं ना कहीं नुकसान जो हुआ है ईरान की तरफ से, उसकी वजह से शायद रीथिंकिंग हुई होगी, उसकी वजह से शायद उन्होंने वापस ब्लैक बोर्ड पे गए होंगे कि क्या ये उनके हित में है कि नहीं। क्योंकि इजराइल के अंदर बहुत सारे लोग जो है इस जंग के खिलाफ थे, इस जंग के हक में नहीं थे। इनफैक्ट अमेरिका का अगर आप पूरा लैंडस्केप देखें, पॉलिटिकल लैंडस्केप, सारा मागा जो था वो मागा बिल्कुल अगेंस्ट था प्रेसिडेंट ट्रंप के अटैक जो उन्होंने ईरान पे किया, इसके खिलाफ था और ओपनली उन्होंने क्रिटिसाइज किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब कंट्रीज के अंदर इतने बड़ी सोसाइटीज, इतने बड़े वोट बैंक्स जो है वो ये कहे कि ये जंग सही नहीं है और ईरान को वो विक्टिम मानते हैं और इजराइल को एग्रेसर मानते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको रीथिंकिंग करने की जरूरत थी। अगर वाकई नेतन्याहू को, मुझे लगता है कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि इजराइल में जो नुकसान हुआ है इतने दिनों में, पिछले 10-11 दिनों में, उसकी वजह से कितनी आम जनता को भी और इजरायली मिलिट्री को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। आप जो बात कह रही हैं, जल्दी से अशोक सज्जनहार सर से एक रिएक्शन लेंगे। सर, जिस बात का जिक्र भी आरती यहाँ पर कर रही थी कि साहब कहीं ना कहीं वो रिजेंटमेंट, वो गुस्सा, वो नाराजगी नेतन्याहू को लेकर खुद उनके देश में ही, उनके लोगों के भीतर ही वो और बढ़ेगी अब यहाँ से। सर
देखिए, मैं समझता हूँ बेंजामिन नेतन्याहू हैज इमर्ज्ड एज अ हीरो। ही इज इमर्ज्ड एज अ हीरो। कैसे उन्होंने पूरी तरीके से जो ईरान के न्यूक्लियर वेपनरी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है, सबको एकदम ध्वस्त कर दिया है। ठीक है, उसमें कुछ प्रश्न चिन्ह उठ सकते हैं, क्या पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, परंतु देखिए अभी ये जाएंगे नेगोशिएटिंग टेबल पर। ऐसा नहीं है सीज फायर के बाद एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। वो नेगोशिएटिंग टेबल पर जाएंगे जो ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा था। और मेरे ख्याल से ईरान ऐसी स्थिति में है जो उसको ये कबूल करना पड़ेगा जो अब वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो अमेरिका की मांग थी शुरू में, जो वो यूरेनियम एनरिचमेंट में नहीं जाएगा। और मैं समझता हूँ जो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ये इतना बड़ा धब्बा और दाग लगा था 7 अक्टूबर 2023 को, वो काफ़ी हद तक इस जो उन्होंने 13 जून को उन्होंने जो ये ईरान के विरुद्ध युद्ध किया, तो उसमें वो काफ़ी हद तक अपने को वो जो दाग है उसको धुल पाएंगे। दूसरी बात है जो अमेरिका ने यहाँ पर किया, देखिए अमेरिका का बिल्कुल वो उनका जो मागा बेस है या जो भी है वो अपना फॉरएवर वॉर्स के विरुद्ध है। जो आप वियतनाम में जाते हैं, आप 20 साल वहीं रह जाते हैं, वहाँ पर हार होकर आती है। आप अफगानिस्तान में यही होता है, इराक में यही होता है, लिबिया में यही होता है। परंतु राष्ट्रपति ट्रंप जो वहाँ पर गए थे, उनका बड़ा बिल्कुल सिंपल स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, हम जाएंगे GBU 57 से उनके जो ये न्यूक्लियर वेपन एनरिचमेंट प्लांट्स हैं उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। हमारा कोई इरादा नहीं है जो वहां पर हम जाकर बहुत देर तक रहें। और वही उन्होंने किया। उन्होंने गए वहां पर, ईरान को पता भी नहीं चला, उनके विरुद्ध कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने बाहर आकर कहा जो हमारी तरफ से ये खत्म हो गया है, हमारा एक्शन खत्म हो गया है। ईरान अगर इसके विरुद्ध कोई नहीं करता है, कार्रवाई नहीं करता, तो हम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली जो भारत ने किया था 7 मई को, जो हमारा जब सर जो बात आप कह रहे हैं, मैं आरती जी के पास भी दर्शकों को लेकर चलूंगी। क्या आरती जी आपकी बात से सहमत हैं कि साहब इस पूरे सिनेरियो में जो नेतन्याहू हैं वो एक हीरो बनकर उभरे हैं और जो एम लक्ष्य लेकर इजराइल चला था वो उसने पूरी तरीके से हासिल कर लिया है? क्या ये पूरी तरीके से विन विन सिचुएशन इजराइल के लिए और ईरान की भद पिट गई है क्या? इन तमाम सवालों पर आगे आरती टिक्कू के भी हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि इजराइल के हमले में एक और ईरानी वैज्ञानिक की मौत की पुष्टि हुई है। डॉक्टर नादा रफी पारसा इजरायली हवाई हमले में अब इनकी मौत की भी खबर सामने आ रही है। ऊर्जा संवर्धन क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे डॉक्टर रफी पारसा। तो डॉक्टर रफी पारसा ईरानी वैज्ञानिक, इनकी भी मौत की पुष्टि हो गई है। तो नुकसान ईरान को इस लिहाज से बहुत पहुंचा है कि ईरान की जो सैन्य टॉप लीडरशिप और साथ ही साथ जो देश के बड़े वैज्ञानिक, उनका यहां पर खात्मा जरूर हुआ है इजराइल ने जिस तरीके से हमले ईरान पर दागे। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक की मौत की खबर है। परमाणु वैज्ञानिक नाम मोहम्मद रजा सेदकी, इनकी मौत की खबर सामने आ रही है। ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से दावा किया गया है इजराइल के हवाई हमले में मौत हुई है ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक की। सीजफायर से पहले इजराइल ने हमला किया था और उसी हमले में ईरान के सरकारी टीवी का दावा कि ईरान के ये परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं।